वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज की हम क्लास में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे थियरीज ऑफ राइट्स। तो देखिए, जो थियरीज ऑफ राइट्स है, थियरीज यानी राइट्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज की क्लास जो अभी हमारी है, उसमें हम कन्वेंशनल थियरीज ऑफ राइट्स और मॉडर्न थियरी ऑफ राइट्स उनको जानेंगे। तो जब हम कन्वेंशनल थियरीज ऑफ राइट्स की बात करते हैं, तो इसमें ये सारे पार्ट्स हम डिस्कस करेंगे कन्वेंशनल थियरीज में। पहला है हमारा थियरी ऑफ नेचुरल राइट्स, दूसरा है थियरी ऑफ मॉरल राइट्स, तीसरा है थियरी ऑफ लीगल राइट्स, फोर्थ है इसका थियरी ऑफ कंजर्वेटिव राइट्स या फिर कहें हिस्टोरिकल थियरी ऑफ राइट्स। फिर हम डिस्कस करेंगे सोशल वेलफेयर थियरी ऑफ राइट्स। तो अभी हम थियरी ऑफ नेचुरल राइट्स को देखेंगे। देखिए, जो थियरी है नेचुरल राइट्स की, वो रिप्रेजेंट करती है अर्ली एक्सप्रेशन ऑफ द लिबरल पर्सपेक्टिव ऑफ राइट्स को। ये बहुत ही पॉपुलर थी 17th और 18th सेंचुरी में, जिसको ओल्डेस्ट थियरी ऑफ द राइट्स ऑफ मैन भी कहा जाता है। ये ट्रीट करती है राइट्स ऑफ मैन को एज द कोरोलरी, यानी कि कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नेचुरल लॉ। ये जो राइट्स हैं, इनको स्टेट के द्वारा ग्रांट नहीं किया जाता, बट दे कम फ्रॉम द वेरी नेचर ऑफ मैन, हिज ओन इंट्रिंसिक बीइंग। यानी इस तरह के जो ये राइट्स हैं, नेचुरल राइट्स की जब हम बात करते हैं, तो स्टेट के द्वारा इन राइट्स को प्रोवाइड नहीं किया जाता। ये दे कम फ्रॉम द वेरी नेचर ऑफ मैन, हिज ओन इंट्रिंसिक बीइंग। यहाँ से ही ये क्रिएट होते हैं। प्राकृतिक जो अधिकार है, यानी जो नेचुरल राइट्स है, इस थियरी में जो सबसे प्रभावशाली जो विचार दिए थे, वो जॉन लॉक के द्वारा दिए गए थे। उन्होंने एक बुक लिखी थी, टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट। उसमें उन्होंने अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस किया था। लेकिन लॉक से पहले थॉमस होब्स ने भी नेचुरल राइट्स की जो थियरी थी उसको प्रेजेंट किया था। जो होब्स की जो स्टेट ऑफ नेचर थी, उसमें उनके प्राकृतिक अधिकारों के विचार को इजीली देखा जा सकता है। यह जो अवस्था थी, वो मानव जीवन की वह स्थिति थी जहाँ कोई भी संगठित राजनीतिक प्राधिकार, यानी ना तो वहाँ सरकार देखने को मिलती थी, ना ही ऐसी कोई हायर अथॉरिटी यानी कि पॉलिटिकल अथॉरिटी वहाँ पर नहीं होती थी। होब्स के अनुसार जो प्रकृति का अधिकार या जो जस्ट नेचुरल है, वो वहाँ पे होता था। जिसका मतलब होता था कि हर आदमी को स्वतंत्रता होती है कि वह अपनी नेचर और अपने जीवन की सुरक्षा के लिए अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग अपनी शक्ति का यूज़ करे। वह जितने भी वहाँ पर उपलब्ध साधन थे, उनका अपने विवेक से या अपने निर्णय के आधार पर अपनी विश के अकॉर्डिंग उनको यूज़ कर सकता था। ठीक है? तो जो प्राकृतिक अवस्था थी, उसमें हर व्यक्ति के पास स्वतंत्रता का अधिकार होता है। यानी जो नेचुरल थियरी ऑफ राइट्स बोलती है कि हर व्यक्ति के पास स्वतंत्रता का अधिकार होता है, और सरकार के न होने की स्थिति में भी सभी व्यक्तियों के पास सिर्फ यही अधिकार हो सकता है। लेकिन यह बहुत मूल्यवान अधिकार नहीं है। होब्स मानते हैं कि इसका कारण यह है कि प्राकृतिक अवस्था युद्ध की अवस्था है। यहाँ हर व्यक्ति दूसरे के खिलाफ होता है और हर व्यक्ति अपने विवेक के द्वारा शासित होता है। इसलिए होब्स इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि जो प्राकृतिक अवस्था है, उसकी अराजकता को खत्म करने के लिए सरकार की स्थापना ज़रूरी है। फिर सरकार की स्थापना के लिए वो शर्त बताते हैं कि हर व्यक्ति हर काम के लिए ही अ, यानी जो भी व्यक्ति है, वो सभी कामों के लिए अपने प्राकृतिक अधिकार को छोड़ दे। तो इस तरह की बात हमें होब्स की आइडियाज़ में देखने को मिलती है। हालाँकि होब्स एक प्राकृतिक अधिकार यानी जीवन का जो अधिकार है, उसको कायम रखना चाहते हैं। यदि कोई सरकार किसी आदमी को खुद की हत्या करने का आदेश देती है, तो वह इसका विरोध कर सकता है। इस तरह के विचार ये होब्स ने दिए थे। फिर जो लोग हैं, वो भी बोलते थे कि प्राकृतिक अवस्था में आदमी को अपनी गतिविधि करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। ठीक है? फिर जो ये कुछ आइडियाज़ जो होब्स और लॉक ने दिए थे, वो मैंने आपको बताया है नेचुरल राइट्स ऑफ थियरी को जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो। अब देखिए, जो अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस 1776 और जो फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स आर बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ नेचुरल राइट्स।
यानी ये जो मैंने बताया है अभी कि अमेरिकन डिक्लेरेशन इंडिपेंडेंस की और फ्रेंच डिक्लेरेशन जो थी राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन पे, वो भी बेस्ड थी नेचुरल राइट्स के आइडिया पर। फिर जो यूएस डिक्लेरेशन थी उसके अकॉर्डिंग भी जो नेचुरल राइट्स थे वो सेल्फ एविडेंट ट्रूथ थे। ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि जो ये सेल्फ एविडेंट ट्रूथ है ये क्या होते हैं। ये एक तरह का फैक्ट होता है या एक तरह की सिचुएशन होती है जहाँ पे जो काफ़ी ऑब्वियस होती है दैट इट डज नॉट रिक्वायर एनी प्रूफ और एक्सप्लेनेशन। ये होता है सेल्फ एविडेंट ट्रूथ। और सभी पर्सन के पास ये राइट होता है लाइफ का, लिबर्टी का एंड परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस गिवन गिवन टू हिम बाय गॉड। ठीक है। तो ये बात करती है थियरी ऑफ नेचुरल राइट। फिर जो ये थियरी है नेचुरल राइट्स की, ये कुछ थीम पे बेस्ड होती है। पहला जैसे कि दे आर सेल्फ एविडेंट ट्रूथ, यानी जो नेचुरल राइट्स है वो सेल्फ एविडेंट ट्रूथ होते हैं। दूसरा, ये बेस्ड होती है रीजन पे, इंट्यूशन रेदर देन इंस्टीट्यूशन, यानी स्टेट इज अ सोर्स ऑफ राइट। इस तरह के इंस्टीट्यूशन इंट्यूशन की यहाँ पर बात की जा रही है। यानी कि ये देखिए सीधी सी बात है, जब नेचुरल राइट्स की थीम की बात की जाती है तो ये सेल्फ एविडेंट ट्रूथ होते हैं और ये इंट्यूशन पे बेस्ड होते हैं। ठीक है। और ये फंडामेंटल होते हैं किसी भी ह्यूमन की एग्जिस्टेंस के लिए। मैन को इन राइट से डिप्राइव नहीं किया जा सकता क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स है। ये हुआ हमारे नेचुरल राइट्स के बारे में। नेचुरल थियरी ऑफ राइट्स ये बात करती है। अब इसको क्रिटिसाइज किया जाता है। देखिए यहाँ पे क्रिटिसाइज किया गया था बेंथम के द्वारा। अब जो बेंथम है उन्होंने प्रपोज किया था होब्स के ट्रेडिशन को। इन द स्टेट ऑफ नेचर मैन हैड पावर रेदर देन राइट्स। इन द स्टेट ऑफ नेचर माइट इज राइट की जो भावना थी वो देखने को मिलती थी। ओनली व्हेन स्टेट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस एस्टेब्लिश लॉ एंड ऑर्डर मैन कैन एंजॉय राइट्स। इसमें देखो ये बोला गया है कि जो स्टेट जब एग्जिस्टेंस में आता है, जब वो एस्टेब्लिश करता है लॉ को और ऑर्डर को, केवल तभी मैन अपने राइट्स को एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं कर सकते। इसमें जो रियल सोर्स होता है ओरिजिन का, यानी राइट्स के ओरिजिन का जो रियल सोर्स है वो बताया गया है स्टेट, नॉट नेचर। यानी ये लोग कहते हैं कि जो ये राइट्स है इनका जो सोर्स है वो नेचर नहीं है, वो इनका सोर्स है स्टेट, क्योंकि स्टेट ही लॉ और ऑर्डर मेंटेन करता है। ठीक है, लोगों को राइट्स प्रोवाइड करता है ताकि वो अपनी लाइफ अच्छे से जी सके। नेचर प्रोवाइड नहीं करती। इनमें जो मैन की एबिलिटी है टू एंजॉय राइट वो भी शेप की जाती है स्टेट की कैपेसिटी के द्वारा, ना कि नेचर के द्वारा। अब ये बोल रहे हैं कि मैन हैज़ लिबर्टी ओनली व्हेन देयर इज व्हेन लॉ इज साइलेंट। कि मैन के पास जो लिबर्टी होती है वो केवल तब हो सकती है जब लॉ साइलेंट रहता है। अब जो बेंथम है उन्होंने पोस्टुलेट किया लीगल थियरी ऑफ राइट्स को। जो लीगल थियरी ऑफ राइट्स थी वो डोमिनेंट ट्रेडिशन बन गई थी राइट्स की टिल सेकेंड वर्ल्ड वॉर। आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर देर इज अ रिवाइवल ऑफ द थियरी ऑफ नेचुरल राइट्स इन द फॉर्म ऑफ द थियरी ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है, फिर ये वाली थियरी आई। फिर जो यूके है उन्होंने रिप्रेजेंट की द ट्रेडिशन ऑफ द लीगल थियोरी ऑफ राइट्स, वेरियस यूएसए फ्रांस ने फॉलो किया नेचुरल राइट्स की ट्रेडिशन को। यानी देखो जो यूके था, यानी यूनाइटेड किंगडम, उन्होंने लीगल थियरी ऑफ राइट्स को की जो ट्रेडिशन थी उसको रिप्रेजेंट किया। यानी ये इसमें बिलीव कर रहे थे लीगल थियरी ऑफ राइट्स में। बल्कि जो यूएसए जहाँ यूएसए फ्रांस ने फॉलो किया था नेचुरल राइट्स की ट्रेडिशन को। बेंथम सपोर्टर था लीगल राइट्स का। अब हम बात करेंगे मोरल ऑफ सॉरी थियरी ऑफ मोरल राइट्स की। जो थियरी है मोरल राइट्स की वो इमेनेट करती है फ्रॉम द डिक्टेट्स ऑफ ह्यूमन रीजन। ये रिलाई करती है कि जो ह्यूमन बीइंग की जो सेंस है राइट एंड रॉन्ग, गुड एंड इविल एटसेट्रा। यानी देखिए जो ये मोरल राइट्स है, मोरल राइट्स के बारे में सिंपल सी बात है कि ये बेस्ड होते हैं मोरल स्टैंडर्ड्स पे। ये पर्सनल राइट्स होते हैं जो कनेक्ट करते हैं क्रिएटर, जो कनेक्ट करते हैं दैट कनेक्ट द क्रिएटर ऑफ अ वर्क टू देयर वर्क। यानी जो क्रिएटर होता है वर्क, काम को करने वाला जो होता है उसको उसके वर्क से कनेक्ट करती है ये। तो ये हमारी जो मोरल राइट्स की थियरी है वो बात करती है। फिर है इस थियरी के अकॉर्डिंग जो मोरल स्टैंडर्ड है या नॉर्म्स है वो रिकॉग्नाइज किया जाता है एक सुपीरियर। देखिए
इस थियरी के अकॉर्डिंग जो मॉरल स्टैंडर्ड्स हैं या जो नॉर्म्स हैं उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है एज सुपीरियर टू कस्टम्स और लाज। यानी जो भी नॉर्म्स होते हैं किसी भी सोसाइटी में, जो मॉरल स्टैंडर्ड को सेट करते हैं, कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं जैसे हम ये बोलते हैं कि पेरेंट्स की बात मानना, या जो भी इस तरह के कुछ टीचर्स को ओबे करना, ठीक है, जो भी वो बोले उनकी बात मानना। तो इस तरह से हम ना कुछ प्रिंसिपल्स या कुछ नॉर्म्स या कुछ वैल्यूज़ हम सोसाइटी में सेट कर देते हैं। अगर कोई काम हम उसी के उस प्रिंसिपल या नॉर्म्स के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो इट मीन्स कि हम मोरल राइट्स को फॉलो कर रहे हैं। और इन्हीं बेस पे अगर कोई पर्सन नहीं करता उन चीज़ों को, जैसे बोला जाता है कि चोरी करना गलत बात है, ठीक है? तो यहाँ पे जो गलत की या सही की या एक्सेप्टेबल या उसको एक्सेप्ट ना करना, ये चीज़ें किस चीज़ पे बेस्ड होती है? ये कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स जो हम सेट करते हैं, उन्हीं पे बेस्ड होती है। अगर सेट किए गए प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही अगर कोई पर्सन कोई काम करता है, जैसे ये है कि चोरी करना गलत काम है, ठीक है? अगर कोई व्यक्ति अगर कर रहा है, तो इसका मतलब वो गलत है, वो टोटली रॉन्ग है। और अगर कोई इस तरीके से इस इन कामों में इन्वॉल्व नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि पर्टिकुलर ये पर्सन यानी ही और शी इज़ अ गुड पर्सन। ठीक है, गुड बॉय, गुड गर्ल, गुड कुछ भी इस तरीके से हम बोलते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि एक तरह से जो मोरल्स होते हैं इनको प्रिंसिपल्स और वैल्यूज़ की तरह रेफ़र किया जाता है, जो बेस्ड होते हैं ऑन व्हाट अ पर्सन और अ सोसाइटी डेवलप्स अ नोशन ऑफ राइट, रॉन्ग एंड एक्सेप्टेबल वेज़ ऑफ बिहेवियर। ठीक है? अब फिर देखिए जो चीफ प्रोपोनेंट है इस थियरी का वो इमैनुअल कांट है और टीएच ग्रीन है। इमैनुअल कांट के अकॉर्डिंग जो रीज़न है वो डिस्टिंक्टिव फीचर है मैन का एंड ऑफ ह्यूमन एजेंसी। ठीक है? इमैनुअल कांट के अकॉर्डिंग ये बहुत ही डिस्टिंक्टिव फीचर होता है मैन का और उसकी ह्यूमन एजेंसी का। ये इम्प्लाई करती है टू ट्रीट हिमसेल्फ एंड ऑल अदर पर्सन्स एज एंड्स एंड नॉट एज मीन्स ओनली। ये थियरी बोलती है कि सभी पर्सन को खुद को एंड मानना चाहिए, ना कि खुद को मीन्स माने। फिर देखिए जो टीएच ग्रीन है उन्होंने भी बिल्ड की थी द थियरी ऑफ मॉरल राइट्स ऑन द टेलियोलॉजिकल बेसिस। उन्होंने आर्ग्यू किया कि जो राइट्स हैं मैन के do not emanate from the transcendental law as Locke had maintained, but they comes from the moral character of man himself. उसके बाद वो कहते हैं कि जो एडहेरेंट है मोरल राइट्स का वो ये बिलीव करता है कि जो कन्वर्जेंस है लॉ का और मोरालिटी का, यानी जो एडहेरेंट है मोरल राइट्स का वो लॉ और मोरालिटी के कन्वर्जेंस में बिलीव करता है। फॉर इंस्टांस जो रोनाल्ड डवर्किन थे उन्होंने अपनी बुक टेकिंग राइट सीरियसली उसमें कहा था कि इन द स्फेयर ऑफ राइट्स सेपरेशन बिटवीन राइट्स एंड मोरालिटी इज इम्पॉसिबल। However, like natural rights, moral rights are also criticized as purely hypothetical. ये आर्ग्यू किया जाता है कि जो मोरल राइट्स है वो डिनोट करते हैं मेयर एक्सपेक्टेशन ऑफ पीपल एंड कैनॉट बी टर्म्ड एज राइट्स इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म। फिर जो जोसेफ राज है वो अपने बुक में बोलते हैं, उनकी बुक का नाम था द अथॉरिटी ऑफ लॉ। वो कहते हैं यानी उन्होंने आर्ग्यू किया कि जो लॉ है वो ऑटोनोमस है, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसके कंटेंट को विदाउट रिकोर्स टू मोरालिटी। फर्दर जो मोरल रिलेटिविस्ट हैं उन्होंने क्रिटिसाइज किया था मोरल राइट्स को। वो आर्ग्यू करते थे दैट देर आर नो फिक्स्ड मोरल्स फॉर ऑल सोसाइटीज एट ऑल टाइम्स। यानी सभी सोसाइटीज़ के लिए कोई भी फिक्स मोरल्स नहीं होते, ये टाइम के साथ साथ चेंज होते रहते हैं। मोरल राइट्स को इसलिए हम यूनिवर्सल राइट की तरह रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। फिर उसके बाद आती है थियरी ऑफ लीगल राइट। जो थियरी है लीगल राइट की उसमें हम देखेंगे कि जो थियरी है ये होल्ड करती है कि जो मैन है वो डिपेंड करता है स्टेट पे अपने एग्जिस्टेंस के लिए। यानी अगर व्यक्ति को अपना एग्जिस्टेंस अपना सर्वाइवल अगर रखना है तो उसको डिपेंड होना होगा स्टेट पे। देखिए ये बात काफ़ी ठीक भी लगती है। अगर मान लो कोई पर्टिकुलर स्टेट है वो अपने सिटीजन्स को काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ देता है, लाइक हेल्थ फैसिलिटीज़, एजुकेशन की फैसिलिटीज़ और बाकी बहुत सी फैसिलिटीज़ उसके द्वारा अपने सिटीजन्स को प्रोवाइड की जाती है। अगर मानो स्टेट हॉस्पिटल ना बनाए व्यक्तियों के कोई भी अगर मान लो उनको बीमारी हो जाती है उसके ट्रीटमेंट के लिए उसको हॉस्पिटल जाना पड़ता है। अगर स्टेट हॉस्पिटल ही नहीं बनाएगा
तो वो बिना इलाज के, यानी वहाँ पर उसका इलाज ही अगर नहीं होगा तो वो बिना इलाज के उसकी डेथ भी हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी रहती है, ठीक है? तो वो अपना सर्वाइवल यहाँ पे नहीं कर पाएगा। तो इसलिए उसको अपने एग्ज़िस्टेंस के लिए स्टेट की ज़रूरत रहती है। यहाँ सिर्फ़ ओनली हेल्थ का इश्यू ही नहीं है, यहाँ पर जैसे अगर मान लो कोई भी सोसाइटी अच्छी तरह से डेवलप तब कर पाती है, कोई भी स्टेट अच्छी तरह से डेवलप कर पाता है, जब उसके पास ये एजुकेटेड सिटीज़न्स रहते हैं उसके उसके स्टेट में। अगर कोई स्टेट अपने सिटीज़न्स के लिए प्रोविज़न ही नहीं करेगा अच्छी एजुकेशन की, क्वालिटी एजुकेशन की, तो ना तो वो जो लोग हैं वो सभ्य बन पाएँगे, ठीक है? वो जैसे नेचर, यानी स्टार्टिंग में जब सभ्यता का विकास हो रहा था, उससे पहले जो भी स्टेज यानी जो अवस्था थी, प्राकृतिक अवस्था जिसको बोला जाता है, तो वहाँ पर ये था कि ना उनके पास कोई एजुकेशन थी, ना उनके पास इतनी ज़्यादा नॉलेज थी कि वो कुछ कर सकें। अभी आज के टाइम पे नॉलेज भी है, एजुकेशन भी है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, तो क्या है कि हम काफ़ी सभ्य बने हुए हैं। तो ये सारी जो फैसिलिटीज़ है, ये स्टेट के द्वारा ही प्रोवाइड की गई है। तो ये यहाँ पे बोल रहा है कि जो ये वाला जो राइट है, यानी लीगल राइट थियरी है, वो होल्ड करती है कि जो मैन है वो डिपेंड करते हैं स्टेट पे अपने एग्जिस्टेंस के लिए, और कोई भी प्रॉपर राइट नहीं हो सकता जब तक स्टेट के द्वारा उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाए। सालमन के अकॉर्डिंग जो लीगल राइट है एक इंटरेस्ट है जिसको प्रोटेक्ट किया जाता है और रिकॉग्नाइज किया जाता है बाय द रूल ऑफ लॉ। ये एक इंटरेस्ट है जिसकी विच हैज़ इट्स ड्यूटी एंड डिसरिगार्ड ऑफ विच इज़ रॉन्ग। इस थियरी के अकॉर्डिंग नो राइट्स आर एब्सोल्यूट, कोई भी राइट्स एब्सोल्यूट नहीं होते, राइट्स रिलेटिव होते हैं टू द लॉ ऑफ द लैंड। हेंस ये वेरी करते रहते हैं टाइम और स्पेस के साथ साथ। राइट्स का कोई सब्सटेंस नहीं होता अंटिल दे आर गारंटीड बाय द स्टेट। फिर ये जो थियरी है ये इम्प्लाई करती है कि इन द फर्स्ट प्लेस दैट देर आर नो राइट्स प्रायर टू द स्टेट, यानी स्टेट से पहले कोई राइट नहीं है, क्योंकि ये स्टेट के एग्जिस्टेंस के बाद ही आते हैं। पहले स्टेट एग्जिस्टेंस में आएगा, उसके बाद राइट्स एग्जिस्टेंस में आएंगे। सेकेंडली ये बोलती है, ये जो थियरी है ये बताती है कि इट इज़ द स्टेट जो डिक्लेयर करता है लॉ और देयर बाय गारंटीज एंड इन्फोर्स राइट्स। नो राइट्स कैन एग्जिस्ट बियॉन्ड द लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइडेड बाय द स्टेट, यानी जो स्टेट के द्वारा जो लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया जाता है उसके बियॉन्ड में कोई भी राइट एग्जिस्ट नहीं कर सकता। फाइनली एज द लॉ में चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम, द सब्सटेंस ऑफ राइट ऑल्सो चेंज देयर विद। देयर कैन बी नो फिक्स्ड राइट्स इन एनी सोसाइटी, नॉट टू स्पीक ऑफ एटर्नल और यूनिवर्सल राइट। यानी बिना स्टेट के ना तो कोई यूनिवर्सल राइट्स होते हैं, और यानी स्टेट हो ही नहीं सकते, सॉरी, राइट्स हो ही नहीं सकते। और जो लॉज हैं वो चेंज होते रहते हैं टाइम के अकॉर्डिंग, तो जो सब्सटेंस है राइट का वो भी चेंज होता रहता है, तो इसलिए कोई फिक्स राइट सोसाइटी में देखने को नहीं मिलते। फिर आती है कंजर्वेटिव थियरी ऑफ राइट्स की, यानी कि हिस्टोरिकल थियरी ऑफ राइट्स, जिसको दिए गए, जिसको जो कंजर्वेटिव थियरी है ये दी गई थी एडमंड बर्ग के द्वारा। ये थियरी होल्ड करती है कि जो राइट है वो प्रोडक्ट होते हैं लॉन्ग हिस्टोरिकल प्रोसेस के। ये डिफ़र करते हैं स्टेट से, स्टेट टू स्टेट ये डिफ़र करते हैं टाइम टू टाइम, क्योंकि इनका डिफरेंट लेवल होता है हिस्टोरिकल, क्योंकि जो सोसाइटी है, देखिए, ये डिफ़र करते हैं स्टेट टू स्टेट, यानी एक स्टेट में कुछ रहेंगे, दूसरे स्टेट में कुछ रहेंगे, एक टाइम में कुछ रहेंगे, दूसरे टाइम में कुछ रहेंगे, क्योंकि जो डिफरेंट लेवल रहता है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी का, इसके कारण जो राइट्स है वो ग्रो आउट करते हैं। राइट्स ग्रो आउट ऑफ कस्टम विच स्टेबलाइज्ड थ्रू द यूसेज इन सेवरल जनरेशंस। ये राइट्स है ये कस्टम से ग्रो होते हैं जिनको स्टेबलाइज किया जाता है सेवरल जनरेशन के यूसेस के थ्रू। फिर जो एडमंड बर्क है वो ग्रेटेस्ट चैंपियन थे हिस्टोरिकल थियरी ऑफ राइट्स के। लाइक बेंथम, एडमंड बर्क इज ऑल्सो क्रिटिकल ऑफ नेचुरल राइट्स एंड लीगल राइट्स। बेंथम की तरह ही जो एडमंड बर्क है उस इज ऑल्सो क्रिटिकल ऑफ नेचुरल राइट्स एंड लीगल राइट्स। वो बिलीव नहीं करते थे दैट द राइट्स आर सेल्फ एविडेंट ट्रूथ। और सेल्फ एविडेंट ट्रूथ के बारे में मैंने भी बताया ही था आपको कि ये क्या होते हैं। जो राइट्स है ये प्रोडक्ट होते हैं कस्टम्स के और ट्रेडिशंस के। इवन व्हेन वी रिकॉग्नाइज द राइट्स ऑफ मैन बट देयर इज नो सैंक्शन टू इट फ्रॉम द सोसाइटी, मैन कैन नॉट एंजॉय राइट्स। यानी जो सोसाइटी है, सोसाइटी में कुछ परंपराएं हैं उनसे ये जुड़े हुए होते हैं। कोई भी जो राइट है, हम देखो इसमें बोला जाता है कि जो राइट्स है वो कस्टम और ट्रेडिशंस जो भी सोसाइटी की होती है, यानी परंपरा और जो प्रथाएं होती हैं उनके प्रोडक्ट होते हैं। even when we recognize the rights of man, but there is no sanction to it.
from the society. Men cannot enjoy rights. I'm repeating it again. According to him, natural rights are metaphysical abstraction. मेटाफिजिकल फिजिकल एब्स्ट्रैक्शन बताया राइट्स को इधर। फिर हम बारी आती है सोशल वेलफेयर थियरी ऑफ राइट्स की। जो सोशल वेलफेयर थियरी है राइट्स की वो प्रिज्यूम करती है कि राइट्स आर द कंडीशंस ऑफ सोशल वेलफेयर, कि सोशल वेलफेयर की कंडीशंस होते हैं राइट। इस थियरी के अकॉर्डिंग जो स्टेट है उसको सेट असाइड करना चाहिए सभी कंसिडरेशंस को और रिकॉग्नाइज करना चाहिए केवल ऐसे राइट्स को एज अ डिज़ाइन टू प्रमोट सोशल वेलफेयर, यानी एस केवल वो जो प्रमोट करे सोशल वेलफेयर को। फिर जो यूटिलिटेरियन स्कूल है 19th सेंचुरी का लेड बाय बेंथम, ये पोस्टुलेट करता है द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर एज द सोल क्राइटेरिया ऑफ लेजिस्लेशन एंड रिकॉग्निशन ऑफ राइट्स। फिर जो मॉडर्न एडवोकेट है सोशल वेलफेयर थियरी के, जैसे इसका नाम आता है रोस्को पाउंड का या मोंटेल शेफ का, इनको मेंशन किया जाता है। दो बेंथम कैन बी सेड टू बी इट्स एडवोकेट ऑफ द 18th सेंचुरी। जो थियरी है वो इम्प्लाई करती है कि राइट्स है वो क्रिएशन है सोसाइटी के इन एज मच एज दे आर बेस्ड ऑन द कंसिडरेशन ऑफ कॉमन वेलफेयर। राइट्स होते हैं कंडीशन होती है सोशल गुड की, जिसका मतलब दैट claims not in conformity with the general welfare and therefore not recognized by the community do not become our rights। यानी यहाँ बात की जाती है कि जो क्लेम्स हैं जो जनरल वेलफेयर के कंफर्मिटी में नहीं रहते, हम उनको यानी कम्युनिटी के द्वारा उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा राइट्स की तरह, वो हमारे राइट्स बन ही नहीं सकते। फिर आती है कम कंटेम्प्रेरी थियरीज ऑफ राइट्स। तो जब कंटेम्प्रेरी थियरीज ऑफ राइट्स की हम बात करते हैं तो सबसे पहला इसमें आता है लिबर्टेरियन थियरी ऑफ राइट्स। तो देखिए जो लिबर्टेरियन थियरी ऑफ राइट्स है वो अब हम डिस्कस करेंगे। यानी देखिए तीन तरह के राइट्स इसमें आते हैं कंटेम्प्रेरी में, लिबर्टेरियन, कम्युनिटेरियन और मल्टी कल्चरल परस्पेक्टिव ऑन राइट्स। अब हम लिबर्टेरियन थियरी ऑफ राइट्स को देखेंगे कि जो लिबर्टेरियन थियरी ऑफ राइट के ये एमर्ज हुई थी इन रेस्पॉन्स टू द सोशल वेलफेयर मेजर प्रपोज्ड बाय द वेलफेयर स्टेट कॉन्सेप्ट। यानी जो ये वाली जो कॉन्सेप्ट आई थी वेलफेयर स्टेट की जो कॉन्सेप्ट आई थी उसके रेस्पॉन्स में ये थियरी आई थी। इसने क्रिटिसाइज किया वेलफेयर स्टेट थियरी को फॉर इट्स नेग्लेक्ट ऑफ द लिबरल प्रिंसिपल ऑफ प्राइमेसी ऑफ इंडिविजुअल राइट, क्योंकि ये जो इंडिविजुअल राइट्स की जो प्राइमेसी का जो लिबरल प्रिंसिपल है उसको ये नेग्लेक्ट करती है। ठीक है, तो उसी के आगे उसको क्रिटिसाइज करके तब ये एग्जिस्टेंस में आई थी, यानी इसके क्रिटिक के रूप में ये सामने उभर कर आई थी। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंकर है जिन्होंने लिबर्टेरियन कॉन्सेप्ट ऑफ लिबरल इंडिविजुअलिस्टिक को दिया था वो है रॉबर्ट नॉजिक। यानी लिबर्टेरियन थियरी का जो मुख्य जो समर्थक है या फिर प्रस्तावक है वो थे रॉबर्ट नॉजिक। रोल्स की किताब का जैसे ही प्रकाशन हुआ उसके कुछ टाइम के बाद ही रॉबर्ट नाजिक ने अपनी बुक लिखी थी। उनकी बुक का नाम था एनार्की स्टेट इन यूटोपिया, 1974 में ये पब्लिश हुई थी। कुछ मायनों में जो ये बुक थी वो थियरी ऑफ जस्टिस का लिबर्टेरियन आंसर था। नोजिक मानते थे कि जो उनके जो विचार हैं वो न्याय की पैटर्न और जो एंड स्टेट जो संबंधी संकल्पनाएं हैं वो उनके खिलाफ है। अब नोजिक के दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण बात ये थी कि प्रत्येक व्यक्ति को कुछ निश्चित अधिकार प्राप्त है, ये अधिकार एब्सोल्यूट है। और नोजिक मानते हैं कि खास तौर पर व्यक्ति के जो प्रॉपर्टी के जो राइट्स हैं वो भी असीम हैं। यानी समुदाय या दूसरे व्यक्तियों के शुभ के नाम पर यानी दूसरे व्यक्तियों की भलाई के नाम पर इन अधिकारों में किसी भी तरह का दखल देने या इनकी किसी भी तरह की उपेक्षा करने की परमिशन नहीं दी जा सकती। तो ये इसमें बात की जाती है रॉबर्ट नाजिक के द्वारा। ठीक है, तो ये अभी हमने देखा कि ये रोल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस का एक रिप्लाई की तरह था। नॉजिक के अकॉर्डिंग जो मेन सोर्स है राइट का और रूल होता है नेचुरल राइट्स ऑफ सेल्फ ओनरशिप, जिसका मतलब होता है कि एवरी इंडिविजुअल शुड बी कंसीडर्ड एज एन एंड इन इटसेल्फ, यानी सभी व्यक्तियों को सभी इंडिविजुअल्स को एंड की तरह समझना चाहिए। उनके अकॉर्डिंग जो इंडिविजुअल है इन इंडिविजुअल इज हिज ओन लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, यानी जो इंडिविजुअल है वो खुद का ही लॉर्ड है और उसकी जो कैपेबिलिटीज़ है यानी जो इंडिविजुअल है वो खुद का और अपनी कैपेबिलिटीज़ का लॉर्ड है एंड इज़ फ्री टू यूज़ हिज कैपेसिटीज़, और वो अपनी क्षमताओं का अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग यूज़ करने के लिए आज़ाद है। सभी पर्सन के पास एक पर्सनल फ्री एरिया होता है जिसमें
उसकी कंसेंट के बिना किसी को भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ये बात रॉबर्ट नाजिक ने कही थी। अगर प्रॉपर्टी एक्वायर की जाती है जस्टली, ठीक है, तो वो एंटाइटल्ड है उस प्रॉपर्टी के, एंड द स्टेट इज रॉन्ग इन रीडिस्ट्रीब्यूटिंग दैट प्रॉपर्टी इन द नेम ऑफ सोशल जस्टिस। तो यहाँ पे जो रॉबर्ट नाजिक है वो कह रहे हैं कि अगर प्रॉपर्टी अगर जस्टली एक्वायर की जा रही है किसी भी व्यक्ति के द्वारा, तो वो पूरी तरह से उसी व्यक्ति की है और वो व्यक्ति ही उसका हकदार है। और यहाँ पे जब स्टेट उस प्रॉपर्टी को रीडिस्ट्रीब्यूट करता है सोशल जस्टिस के नाम पे, तो वो पूरी तरह से गलत है। रॉबर्ट नाजिक रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी को गलत मानते हैं। वो कहते हैं कि ये उस व्यक्ति के साथ ही अन्याय करना हो गया, क्योंकि वो उसकी संपत्ति है, उसने अपनी मेहनत से और जस्ट तरीके से कमाई है, उसने उसको कमाने में कोई गलत मीन्स यूज़ नहीं किया, तो वह प्रॉपर्टी पूरी तरह से उसी की है। और स्टेट को कोई राइट नहीं है कि वो उसकी प्रॉपर्टी को रीडिस्ट्रीब्यूट करें। जैसे जब टैक्स के नाम पर जो ये रहता है ना, अमीरों से टैक्स लिया जाता है, ठीक है, तो वहाँ इस चीज़ को जो नोजिक है वो पूरी तरह से गलत बताते हैं कि ये जो टैक्स है, ये एक तरह से रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया अमीरों की प्रॉपर्टी का सोशल जस्टिस के नाम पर, क्योंकि वो इस प्रॉपर्टी का दूसरे कामों के लिए, यानी गरीबों के वेलफेयर के लिए इसको यूज़ में ला रहे हैं। हैंस जो नोजिक है उन्होंने लिबर्टी और इंडिविजुअल ऑटोनॉमी को प्राइमेसी दी, फ्रीडम को और इंडिविजुअल की ऑटोनॉमी इसको प्राइमेसी दी, विदाउट एनी कंसिडरेशन टू द रीडिस्ट्रीब्यूशन एस्पेक्ट। वही सब जो मैंने भी बताया। और इक्वलाइजिंग फैक्टर आर्ग्यूड बाय मैनी egalitarian स्कॉलर्स। वो चाहते थे कि जो इंडिविजुअल्स हैं उनको मैक्सिमम लिबर्टी दी जाए, रिगार्डलेस ऑफ इट्स कॉन्सिक्वेंसेज ऑन द कलेक्टिव वेलफेयर, या फिर इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन ऑफ सच लिबर्टी। इसके नाम पर अ, उनके साथ यानी उनकी लिबर्टी को मैक्सिमाइज किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा उनको लिबर्टी दी जाए, बिना रिगार्डलेस ऑफ इट्स कॉन्सिक्वेंसेज ऑन द कलेक्टिव वेलफेयर। यानी मेन जो ये फोकस करते हैं वो व्यक्ति की लिबर्टी पे फोकस करते हैं, और कहते हैं कि उसने अगर अपने श्रम के द्वारा अगर कोई भी इस प्रॉपर्टी एक्वायर की गई है और वो भी सही वे में, तो वो पूरी तरह से वो हकदार हो जाता है, यानी एंटाइटल्ड रहता है उस प्रॉपर्टी का। अब देखिए जो लिबर्टेरियनिज्म है उसमें वही सब बातें की जाती है कि ये जो थियरी है राइट्स की जनरली स्ट्रेस करती है कि जो इंडिविजुअल है वो खुद का ओनर है, और जो पीपल है इस और जो लोग हैं उनका अपनी प्रॉपर्टी पर एब्सोल्यूट एंटाइटलमेंट रहता है, क्योंकि उनका जो लेबर है, उनका जो श्रम है वो इसको प्रोड्यूस करता है। जो लिबर्टेरियन जो इकोनॉमिक थियरी है वो एम्फोसाइज करती है सेल्फ रेगुलेटिंग नेचर ऑफ द मार्केट मैकेनिज्म, और पोर्ट्रे करती है कि जो गवर्नमेंट इंटरवेंशन है एज ऑलवेज अननेसेसरी एंड काउंटर प्रोडक्टिव। कि ये जो थियरी है वो बोलती है कि गवर्नमेंट का जो इंटरवेंशन है वो हमेशा ही यहाँ पर अननेसेसरी रहेगा और काउंटर प्रोडक्टिव रहेगा, तो इसलिए स्टेट को इसमें इंटरफियर नहीं करना चाहिए। अब देखिए बात करते हैं हम कम्युनिटेरियन थियरी ऑफ राइट्स की। अब जो कम्युनिटेरियन थिंकर्स हैं उन्होंने क्रिटिसाइज की थी यूनिवर्सल थियरी ऑफ राइट्स को, जो बेस्ड होती है एब्स्ट्रैक्ट इंडिविजुअलिज्म पे। कम्युनिटेरियंस के अकॉर्डिंग इन एवरी कल्चर एंड सोसाइटी देर आर डिफरेंट सेट्स ऑफ राइट्स, यानी कि सभी सोसाइटी में और सभी कल्चर में एक अलग अलग तरह का राइट्स का सेट रहता है, ठीक है, यानी सभी लोगों के अलग अलग राइट्स रहते हैं। अब देखो ऐसा भी रहता है कि एक कम्युनिटी में किसी चीज़ को अच्छा बताया जा रहा है और दूसरी कम्युनिटी में उसी चीज़ को गलत बताया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखो मैं आपको बताती हूँ कि जैसे अगर मान लो कोई भी इंसान किसी ट्राइबल एरिया में जाता है और ट्राइबल एरिया में जाके वो ट्राइबल्स को बोलता है कि आप क्या ये अ, मतलब कैसे कंदमूल खा के अपना लाइफ है उसको एंजॉय कर रहे हो। चलो मैं बताता हूँ आप लोगों को कि अच्छी लाइफ क्या है, अच्छी लाइफ के मज़े लो। देखो वहाँ पे फ़ोन है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, बहुत सारी, यानी वो फ़ोन में एंजॉय ढूँढता है, पब्स में एंजॉय ढूँढता है। वो कहता है कि घूमना है, वहाँ फिरना है, बहुत अच्छी-अच्छी जगह पे हम जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ब्रांड हम यूज़ करते हैं, ब्रांड के कपड़े, आप लोगों के पास देखो कपड़े भी नहीं हैं, और हम कितने अच्छी तरह से लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। तो वहीं पे अब ये जो चीज़ है, यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर पर्सन जो, यानी पर्टिकुलर पर्सन का नाम हम ए रखते हैं, ये ए है, और ट्राइबल लोगों को नाम हम बी रखते हैं। तो ये जो ए पर्सन है इसके लिए जो लाइफ है, यानी जो जो हैप्पीनेस है, जो भी खुशी है या फिर जो भी एन्जॉय है, ये दूसरी चीज़ों को एन्जॉय मान रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो बी है, जो ट्राइबल्स लोग हैं,
वो कह रहे हैं कि भई देखो जो फ़ोन वोन है, हमारे पास तो इस तरह का जो झंझट है, ये है नहीं। यानी उसको कहते हैं कि जैसी लाइफ़ हम जी रहे हैं, वो हमारे लिए बेहतर है। ठीक है? अब हम चाहे ब्रांड यूज़ नहीं कर रहे, चाहे हम आप लोगों की तरह टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं कर रहे, साइंस का यूज़ नहीं कर रहे या और भी तरह की जिस चीज़ों को आप एन्जॉय कर रहे हो, हमें उन चीज़ों की ज़रूरत है ही नहीं। हम तो जो जो बेफ़ालतू अब देखिए, अब यहाँ इन बी के लिए खुशी के मायने कुछ अलग हैं, ए के लिए खुशी के मायने कुछ अलग हैं। ये किसी और चीज़ से खुश है, ये किसी और चीज़ से खुश है। अब इनके लिए अब ये इनको मान सकते हैं कि भई क्या लाइफ़ है इनकी। ना तो अच्छी तरह से कुछ खाना-पीना देखो हम यहाँ पर वेजिटेरियन भी डिफरेंट-डिफरेंट काइंड्स के फूड एन्जॉय कर रहे हैं। नॉन वेजिटेरियन फूड्स भी हमारे साथ में। ये कैसे खाते हैं कच्चा-पक्का और क्या पता किस-किस तरीके से, किस प्रोसेस के थ्रू, हाइजीनिक भी नहीं है। मतलब इनके लिए नज़रिया अलग है और इनके लिए नज़रिया अलग रहता है। ये इस चीज़ में खुश है, ये इस चीज़ में खुश नहीं है। क्योंकि देखिए अगर इस तरह की बातों को अगर हम साइड में कर देंगे तो अगर ये पर्सन इसको फ़ोर्सफुली यहाँ ले जा रहा है, ठीक है? तो यानी क्या कर रहा है ये इनके राइट्स का हनन कर रहा है यहाँ पे, ठीक है? तो इसलिए ये है कि इसके लिए मायने अलग है, इसके लिए अलग है, तो इनको अलग-अलग तरीके से ही अपनी लाइफ़ एन्जॉय करने दो। ये यहाँ पे बोला जा रहा है। क्योंकि सभी के कल्चर और जो सोसाइटी है उसमें डिफरेंट सेट रहते हैं राइट्स के। जो राइट्स हैं कल्चर बाउंड रहते हैं, ये डिफ़र करते हैं बेस्ड ऑन जेंडर, एथनिसिटी एटसेट्रा। Hence there cannot be a right theory based on an abstract individual stripped off from its society। और यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कम्युनिटी से ही राइट्स लोगों को मिलते हैं। अगर किसी भी इंडिविजुअल को स्ट्रिप्ड ऑफ कर दे सोसाइटी से, ठीक है, तो वह अपने राइट्स को एन्जॉय नहीं कर पाएगा। इफ राइट्स आर कंसीडर्ड यूनिवर्सल देन द माइनॉरिटी राइट्स आर अंडर थ्रेट। अगर हम यहाँ पे राइट्स को यूनिवर्सल बना दें, तो यहाँ पे जो माइनॉरिटी के राइट है, वो वो थ्रेट में आ सकते हैं, ठीक है? समुदायवादी थे, इन्होंने पहले के जो अधिकार थे, उनके कॉन्सेप्ट की इस आधार पर आलोचना की कि ये जो संसाधनों के वितरण है, उसके लिए व्यक्ति को इकाई के रूप में मानते हैं। और जो समुदायवादी हैं, उनका तर्क था कि व्यक्ति एब्स्ट्रैक्ट कैटेगरी नहीं है। दरअसल हर व्यक्ति अपनी संस्कृति में गहरे रूप से एम्बेडेड रहता है। इसलिए वे इस बात पर फोकस करते हैं कि व्यक्ति पर ध्यान देने के बजाय समुदाय या समूह से जुड़ी हुई जो उसकी पहचान है, उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। ये मेन बात है। बहुत से समुदायवादी ये मानते हैं कि जो उदारवाद की जो समस्या है, वो न्याय या यूनिवर्सलिज्म पर जोर देना नहीं है, बल्कि उसका व्यक्तिवाद है। इस आलोचना के अकॉर्डिंग जो उदारवादी है, उनका सिद्धांत व्यक्तिगत अधिकार और आज़ादी की अवधारणाओं पर आधारित है। लेकिन ये इस बात की को नेग्लेक्ट करते हैं पूरी तरह कि व्यक्तिगत आज़ादी और जो भलाई है, वो सिर्फ समुदाय के भीतर ही मुमकिन है। ठीक है? यदि हम मनुष्यों की समाज पर निर्भरता को मान्यता दे देते हैं, तो समाज का जो कॉमन गुड है, उसको कायम रखने का जो हमारा दायित्व है, वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हमारे अधिकार जितना ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है। यहाँ जो बहुत से समुदायवादी हैं, वो अधिकार और न्याय के महत्व को लेकर सहमत हैं। ये दावा करते हैं कि उदारवादी न्याय को अहिस्टोरिकल या फिर एक एक्सटर्नल क्राइटेरिया के रूप में मानते हैं। इसलिए ये इसकी गलत व्याख्या करते हैं। दरअसल जो उदारवादी न्याय को इस रूप में जो उदारवादी हैं, वो न्याय को इस रूप में देखते हुए सभी समाज की जो जीवन शैली है, उसकी आलोचना करते हैं। उपयोगितावादी, उदारवादी, समतावादी या फिर जो लिबर्टेरियन है, वो न्याय की जो कंटेंट है, उसको लेकर असहमत हो सकते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि ये सभी इस बात को मानकर चलते हैं कि हर समाज को उनके द्वारा प्रस्तुत जो सिद्धांत है, उसको उसी को ही पूरी तरह से मानना चाहिए। वे इस आलोचना को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं कि उनका जो सिद्धांत है, उसका स्थानीय मान्यता है, उससे टकराव हो सकता है। उदारवादी इसे न्याय की विवेचना के एक बिंदु के रूप में स्वीकार करते हैं। ठीक है? तो इस तरह की कुछ बातें हैं, वो इस सिद्धांत में की जाती हैं। अब देखिए कि जो वाल्जर है, वो इस बात पर जोर देते हैं कि हमारे समाज की जो साझी समझ है, वो कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी की माँग करती है। अब कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी से तात्पर्य है कि वितरण की वो व्यवस्था, यानी डिस्ट्रीब्यूशन की वो सिस्टम, जो सभी वस्तुओं को बराबर करने की कोशिश नहीं करती। इसमें सभी वस्तुओं को बराबर करने की कोशिश नहीं की जाती है। दरअसल इसमें इस बात पर फ़ोकस किया जाता है कि एक दायरे की जो असमानता है, वो दूसरे दायरे को प्रभावित नहीं करे। वे यह स्वीकार करते हैं कि दूसरे जो समाज हैं, वो न्याय को इस तरह नहीं समझते और जो कुछ समाज हैं, उनके लिए न्याय का अर्थ हो सकता है अधिकारों और वस्तुओं की असीमित असमानता। तो यहाँ हमारी जो कम्युनिटेरियनिज़्म है,
इसकी बात हुई, ये सभी मैं थोड़ा-थोड़ा आपको बता चुकी हूँ। जो कम्युनिटेरियनिज़्म है, ये कंटेम्परेरी फिलोसॉफी है, ये पॉइंट करती है जो शॉर्टकमिंग्स है लिबरलिज़्म की और अटेम्प्ट करती है टू रीडिफाइन द रिलेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी। लिबरलिज़्म प्रमोट करते हैं इंडिविजुअलिज़्म को, टू फोकस ऑन इंडिविजुअल फ्रीडम व्हिच अंडरमाइन इंडिविजुअल्स एफिनिटी विद द कम्युनिटी। यहाँ पे जो लिबरलिज़्म का क्या अर्थ है वो बताया गया है कि ये तो प्रमोट करता है इंडिविजुअलिज़्म को, और जो कम्युनिटेरियंस है उनके लिए जो इंडिविजुअल का जो खुद का एग्जिस्टेंस है और जो पर्सनैलिटी है, वो सोशल सिचुएशन के प्रोडक्ट होते हैं। रोल्स के, सोशल रोल्स के और जो सोशल कन्वेंशंस होते हैं उनके प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको सोसाइटी में ही एम्बेडेड किया जाता है, यानी सोसाइटी में ही जो एम्बेडेड होते हैं। और जो कम्युनिटेरियंस हैं इन्होंने एम्फसाइज़ किया था कि जो सेल्फ है वो एम्बेडेड रहता है कम्युनिटी में, इन द सेंस दैट ईच इंडिविजुअल इज़ अ काइंड ऑफ एम्बॉडीमेंट ऑफ द सोसाइटी, और जिसको शेप किया जाता है उसके डिज़ायर्स, उसके वैल्यूज़ और उसके पर्पसेस के द्वारा। वाइल जो लिबरल्स हैं वो इंडिविजुअल्स को छोड़ देते हैं टू परस्यू हिज सेल्फ अपॉइंटेड गोल्स, कम्युनिटेरियंस वांट हिम टू परस्यू द कम्युनिटी डिटरमाइंड गोल। यानी जहाँ लिबरल्स बात करते हैं जो इंडिविजुअल्स हैं उनको अपने सेल्फ अपॉइंटेड गोल्स को परस्यू करना चाहिए, वहाँ पे जो कम्युनिटेरियन है वो चाहते हैं कि वो परस्यू करे कम्युनिटी डिटरमाइंड गोल, क्योंकि यहाँ पर मेन फोकस है वो कम्युनिटी पे दिया जाता है, और लिबरलिज्म में मेन फोकस दिया जाता है इंडिविजुअलिज्म के ऊपर, कि व्यक्ति को खुला छोड़ दो, व्यक्ति की जो आज़ादी है, जो स्वतंत्रता है, वही सबसे बड़ी है, स्टेट को इंटरफियर नहीं करना चाहिए। वहाँ वहीं कम्युनिटेरियन बोलते हैं कि व्यक्ति समाज के बिना अधूरा है, समाज से ही जुड़कर वह अपना सब कुछ पा सकता है, चाहे वो राइट्स हो, चाहे लिबर्टी हो, या कुछ भी किसी भी तरह की जो डिज़ायर्स है उनकी वो फुलफ़िल कर सकता है सिर्फ़ सोसाइटी में रह के। ठीक है? अब जो लिबरल्स हैं वो डिक्लेयर करते हैं द इंडिविजुअल्स टू बी द सोल प्रोप्राइटर ऑफ ऑल हिज फैकल्टीज़। कम्युनिटेरियंस फोकस करते हैं ऑन हिज इंडेप्टेडनेस टू सोसाइटी फॉर दीज़ फैकल्टीज़। आई होप ये बहुत ही सिंपल मैनर में लिखा हुआ है, आपको समझ में आ रहा होगा। जो लिबरल्स हैं वो इंसिस्ट करते हैं इंडिविजुअल्स के राइट्स और लिबर्टीज़ पे, कम्युनिटेरियन इंफेसिस करते हैं उसकी ऑब्लिगेशंस और ड्यूटीज़ पे, कम्युनिटेरियन इंसिस्ट करते हैं कॉमन आइडेंटिटी पे, एंड ऑल यूलोजाइज दोज वैल्यूज़ एंड बिलीव्स विच आर डियर टू ऑल ऑफ अस। तो ये हो गया हमारा कम्युनिटेरियनिज्म। फिर अब बात करेंगे हम मल्टी कल्चरलिज्म पर्सपेक्टिव ऑन राइट्स। तो जो मल्टीकल्चरलिज्म है ये रोज आउट ऑफ द लिबरल कम्युनिटेरियन डिबेट। मल्टीकल्चरलिज्म, देखो जो मल्टीकल्चरलिज्म के जो सिद्धांतकार हैं उनके अकॉर्डिंग जो वास्तविक समानता है वो एक जैसा व्यवहार, यानी कि यूनिफॉर्मिटी ऑफ ट्रीटमेंट करके इंश्योर नहीं की जा सकती, बल्कि इसके लिए जो सोशल और जो कल्चरल जो स्थितियां हैं उन पर फोकस करना ज़रूरी है। मल्टीकल्चरलिज्म अकॉर्डिंग टू बीखू पारेख is a creative interplay of the cultural embeddedness of human being। इसमें कल्चरल प्लurality और इसकी इनएस्केपेबिलिटी आती है। मल्टीकल्चरलिज्म जो सोसाइटीज़ है उसमें डिफरेंस को रिकॉग्नाइज किया जाता है, एंड जेन्युइन ट्रीटमेंट ऑफ इक्वालिटी इज इसेंशियल। यानी जो मल्टीकल्चरल सोसाइटीज़ है उसमें रिकॉग्नाइज किया जाता है डिफरेंसेस को और जेन्युइन ट्रीटमेंट ऑफ इक्वालिटी को। नॉट ओनली रिकॉग्निशन बट एकोमोडेशन ऑफ इक्वालिटी इज द एसेंस ऑफ ट्रू इक्वालिटी। इसमें सिर्फ रिकॉग्नाइज ही नहीं किया जाता बल्कि उसको एकोमोडेट भी किया जाता है, जो इसका ट्रू एसेंस है, यानी ट्रू इक्वालिटी का जो एसेंस है। जो ये ट्रू इक्वालिटी है इसको इंश्योर किया जाता है ग्रुप स्पेसिफिक राइट्स के द्वारा, एज अगेंस्ट पॉपुलर कंसेप्शन ग्रुप स्पेसिफिक एंड माइनॉरिटी राइट्स एलिमिनेट इनइक्वालिटी। देखिए, भीखू पारेख का कहना है कि आमतौर पर जो बहुसांस्कृतिक जो समाज है उसमें सांस्कृतिक समुदाय ऐसे अधिकारों की मांग करते हैं जिनमें वे अपनी सामूहिक पहचान को कायम रखने के लिए ज़रूरी मानते हैं। यानी यहाँ पर ये अपनी जो जो कलेक्टिव आइडेंटिटी है उसको कायम रखने के लिए बहुत ही ज़रूरी मानते हैं। सामान्य तौर पर जो ये अधिकार हैं इनको समूह के अधिकार, कलेक्टिव या फिर कम्युनल अधिकार भी कहा जाता है। इन अधिकारों को लिबरल जूरिस्प्रूडेंस में समायोजित करना आसान नहीं है। जिस तरह व्यक्तिगत अधिकार वे अधिकार होते हैं जिन्हें व्यक्ति धारण करते हैं, उसी तरह जो सामूहिक अधिकार है वे वो अधिकार हैं जिन्हें मनुष्यों की जो ह्यूमन कलेक्टिविटीज है उनके द्वारा धारण किया जाता है। ये जो सामूहिकताएं हैं
ये कई तरह की होती है, जिसमें कुछ होती है ट्रांजिएंट, कुछ लॉन्ग टर्म होती है, यानी कुछ छोटे टाइम के लिए होती है, अल्पकालिक जिन्हें बोलते हैं, और कुछ लॉन्ग टर्म यानी कि बड़े टाइम के लिए होती है, दीर्घकालिक होती है। उन सामान्य हितों के आधार पर जुड़े जो समूह हैं, उनको इसमें शामिल किया जाता है। इसके अलावा इसमें ऐसे ऐतिहासिक समूह भी आ सकते हैं, जिनकी एक कॉमन लाइफ़स्टाइल है, जिनकी एक साझी जीवन शैली है। तो ये हमने पढ़ा भिखु पारेख का देखा कि क्या उन्होंने बोला। फिर जो मल्टीकल्चरलिस्ट है, ये आर्ग्यू करते हैं कि जो प्रिंसिपल है न्यूट्रलिटी का और लिबरल इक्वालिटी का, ये इक्वालिटी को प्रमोट नहीं कर सकता, यानी माइनॉरिटी की इक्वालिटी को प्रमोट इसमें नहीं किया जाता। और जो सिस्टम है स्पेशल राइट का, इज देयर फॉर एडवोकेटेड टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटी कल्चर्स फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन इन द पॉलिटी। विल किमलिका बताते हैं कि जो लिबरलिज्म है डज नॉट सिंपली वैल्यू इंडिविजुअल ऑटोनॉमी एंड फ्रीडम टू मेक चॉइसेस। किमलिका के अकॉर्डिंग हमें देयरफॉर ज़रूरत है as liberals to be concerned about the fate of minority cultures in our society. In order to protect and promote liberal ethos, it is necessary to have स्पेशल माइनॉरिटी राइट्स, यानी यहाँ पर माइनॉरिटी की राइट्स की बात की जाती है। देखिए, अगर एक सोसाइटी में अगर मेजोरिटी में जो लोग हैं वो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करते हैं, या एक पर्टिकुलर कास्ट के वो लोग हैं, और वहाँ पर जो दूसरे लोग हैं जो थोड़ी संख्या में हैं, जो माइनॉरिटी में है, उनकी जो कल्चर है वो अलग है, उनकी एथनिसिटी अलग है, तो वहाँ पर ये चांस रहता है कि इन लोगों की जो संस्कृति है वो खतरे में है, यानी जो इनकी इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन इस बेसिस पर हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो विल किमली का है वो कहते हैं कि लिबरलिज्म डज नॉट सिंपली वैल्यू इंडिविजुअल ऑटोनॉमी एंड फ्रीडम टू मेक चॉइसेस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।